नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश वाधवा। एक चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन की जो इनकम होती है वो टैक्स एग्जम्प्ट होती है। ये बात तो हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन हम आधी अधूरी बात जानते हैं। पूरी बात ये है, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, एक चैरिटेबल ट्रस्ट की जो इनकम होती है वो टैक्स एग्जम्प्ट होती है, लेकिन दिस टैक्स एग्जम्पशन इज नॉट एब्सोल्यूट। This is subject to the compliance with various terms and conditions. इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को बिना समझे आप अपना चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन नहीं चला सकते हैं। ये बात हमें बहुत ध्यान से समझनी होगी। अगर आप बिना इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को समझे इमोशनल होकर एनजीओ चला रहे हैं तो वो दिन कोई ज़्यादा दूर नहीं है जब आपके एनजीओ पर लाखों करोड़ों रुपए की टैक्स डिमांड आने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे जहां आप पाएंगे कि किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से झगड़ा क्या है। किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को आंख मीच कर आप उठा लीजिए और उसके झगड़े को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ जो उसका झगड़ा चल रहा है, जो टैक्स डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप पाएंगे एक डिस्प्यूट है साहब। उन डिस्प्यूट्स को ही आज के इस वीडियो में मैंने कैप्चर किया है। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट में आप देखिए कि हम सब टीडीएस नहीं काटते। 50% से ज़्यादा एनजीओस के पास तो टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर ही नहीं है, यानी कि टैन नंबर ही नहीं है। टीडीएस काटो छोड़िए। तो चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस को ऐसा लगता है कि हमें केवल चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करनी है, लेकिन आपको समझना होगा कि आप इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार एक फुल फ्लेजिड टैक्स डिडक्टर हैं। जैसे कॉरपोरेट्स को सभी लोगों का टीडीएस, जब भी आप कोई खर्चा करें उस खर्चे पे जो आप सामने वाली पार्टी, आपका जो खर्चा हो रहा है वो सामने वाली पार्टी की इनकम हो रही है। तो जब भी आप किसी व्यक्ति को इनकम पास ऑन करते हैं तो उस पर सरकार ने टीडीएस काटने के प्रोविजंस बना रखे हैं। वो प्रोविजंस चैरिटेबल ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशंस, सोसाइटीज, सेक्शनेट कंपनीज पर पूरी तरह से लागू हैं। आपको किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं है। तो चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस खर्चा करते समय सामने वाली पार्टी का टीडीएस नहीं काटते। टीडीएस काटते नहीं, काट के जमा कराते नहीं, टीडीएस रिटर्न्स भरते नहीं। जब हमारी इनकम टैक्स रिटर्न्स की प्रोसेसिंग होती है तो हमारे हाथ में आती है लाखों करोड़ों रुपए की टैक्स डिमांड। तो इससे बचने के लिए आपको आज ही, यदि आपकी संस्था में आपके पास टैन नंबर, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर यदि आपके पास नहीं है तो आज ही लीजिए। जो आप खर्चे कर रहे हैं इसका मूल्यांकन कीजिए। इस पे टीडीएस कटना है तो टीडीएस काट के जमा कराइए। एग्जाम्पल के लिए, अपना एनजीओ चलाते समय आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज पे कर रहे हैं, कंसल्टेंट्स को फीस पे कर रहे हैं, तो कंसल्टेंट की फीस पर आपको 10% टीडीएस काटना है। एक चैरिटेबल ट्रस्ट होने के नाते यदि आप रेंट पे कर रहे हैं तो आपको अपने लैंडलॉर्ड का 10% टीडीएस काटना है, काट के सरकार को जमा कराना है। इस कंडीशन को कंप्लाई करेंगे तभी आपकी जो टैक्स एग्जम्पशन है वो बनी रहेगी। दूसरा पॉइंट, मैक्सिमम एनजीओस क्या करते हैं, यदि आप अपने एनजीओस को इमोशनल तरीके से चला रहे हैं तो आप क्या करते हैं, सारे खर्चे बेधड़क कैश में पे किए जा रहे हैं। जबकि इनकम टैक्स एक्ट किसी भी व्यक्ति को, चाहे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है चाहे आप बिजनेसमैन हैं, आप एक दिन में 10,000 से ज़्यादा एक एक्सपेंस पर खर्चा नहीं कर सकते। जबकि अधिकांश एनजीओ क्या कर रहे हैं, डोनेशंस आ रही है उसे कैश में, कैश निकाल कर खर्च किया जा रहा है। तो ऐसे में ये जितनी भी आप कैश पेमेंट्स कर रहे हैं, कैश में खर्चे कर रहे हैं, इन सब को आपकी टैक्स, जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस किया जाता है तो इस पर आपसे टैक्स मांग लिया जाता है। तो आपको आज दूसरी इस बात का ध्यान रखना है कि अपने एनजीओ में आप कोशिश करें कि सारे खर्चे, छोटे छोटे खर्चे छोड़कर, अगर कोई भी खर्च 10,000 रुपये से ज़्यादा का है तो उससे आप बैंकिंग चैनल से ही करें, तभी आपकी टैक्स एग्जम्पशन बनी रह सकती है। तीसरा पॉइंट, अगर आप अपने एनजीओ में समय पर अपने एनजीओ की, अपने चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन की टैक्स रिटर्न को भरने को लेकर, इसकी ऑडिट को लेकर, इसके टैक्स ऑडिट को लेकर, इसकी ऑडिट रिपोर्ट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइल करने को लेकर यदि आप सीरियस नहीं हैं तो आपके एनजीओ को कोई टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलने वाली है।
जैसे ही एक एनजीओ ड्यू डेट तक अपनी ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं करता है, अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो आपको उस साल कोई टैक्स एग्जम्पशन नहीं दी जाती है, आपकी ग्रोस रिसिप्ट्स पर टैक्स लगाने की कोशिश की जाती है। तो एक एनजीओ होने के नाते आप ये बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकते कि आपकी टैक्स रिटर्न लेट जा रही है, ऑडिट लेट हो रहा है, यू कांट अफोर्ड। तो अगर एनजीओ को चलाना है तो टैक्स रिटर्न्स को फाइल करने को लेकर, ऑडिट को लेकर, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स के टाइमली सबमिशन को लेकर आपको बहुत ज़्यादा सख्त होना होगा। चौथा पॉइंट, 12AB/80G का रजिस्ट्रेशन या सेक्शन 10 क्लॉज 23C का रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन आपके एनजीओ की टैक्स एग्जम्पशंस के पिलर हैं। अगर ये रजिस्ट्रेशन, जब तक ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स बने रहेंगे, आपके एनजीओ की टैक्स एग्जम्पशन बनी रहेगी। तो आपको हमेशा ऐसे काम करने हैं कि ये 12AB/80G के रजिस्ट्रेशंस हमारे साल दर साल, दशक दर दशक बने रहें। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 12AB/80G का रजिस्ट्रेशन आज मिल गया है तो हमारा काम हो गया। पिछले 2-2.5 सालों में क्या हुआ, पिछले 3 सालों में लगभग हर एनजीओ ने प्रोविजनल 12AB/80G का रजिस्ट्रेशन ले लिया। उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन लेने के लिए बहुत सारे एनजीओ अभी तक नहीं गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, सीबीडी ने कितनी बार ड्यू डेट को एक्सटेंड किया है। अभी भी आपके पास मौका है 30 जून 2024 तक, यदि आपके एनजीओ के पास प्रोविजनल 12AB/80G का रजिस्ट्रेशन था या सेक्शन 10 क्लॉज 23C का रजिस्ट्रेशन था, तो जाइए अपने फाइनल रजिस्ट्रेशन को लीजिए। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसके बाद सरकार, सीबीडीटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोबारा कभी मेहरबान होगा। 30 जून 3-4 बार ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है पिछले 3-4 सालों में। तो यदि आपके पास प्रोविजनल 12AB का रजिस्ट्रेशन था और अभी तक आपने फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो प्लीज़ 30 जून 2024 तक अपनी एप्लीकेशंस फाइल कीजिए, अपने 12AB/80G के फाइनल रजिस्ट्रेशन लीजिए और साल दर साल इन्हें बनाए रखिए, तभी आपके एनजीओ की टैक्स एग्जम्पशन बनी रहेगी। और 5वां पॉइंट ये है कि एनजीओ में आपको अपने ऊपर कभी ये आरोप नहीं लगने देना है कि साहब जब तक आपके पास, जब आप 12AB/80G लेने आए तब तो आपकी एक्टिविटीज चैरिटेबल थी। अब 12AB/80G का रजिस्ट्रेशन लेते ही आपकी एक्टिविटीज कॉमर्शियल हो गई हैं, या आपका जो चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन चल रहा है, इसका ज़्यादातर फ़ायदा आपके रिलेटेड, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका फ़ायदा रिलेटेड पार्टीज़ को ही दिया जा रहा है। तो इस प्रकार के एलिगेशंस आपके एनजीओ पर नहीं लगने चाहिए टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आपको आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल पे काम करना है। और ये जो आज हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं, आप किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन का असेसमेंट ऑर्डर पढ़ें तो इन्हीं 5 पॉइंट पे ही आप पाएंगे एक चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन की टैक्स डिमांड निकाली गई है, या इन्हीं कारणों के आधार पे ही एक चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन की 12AB/80G को रिजेक्ट किया गया है। तो इस वीडियो से आप 31 मार्च 2024 को, अभी जो फाइनेंशियल ख़त्म हुआ है, आज से भी हम एक सही रास्ते को चुन सकते हैं, जो सस्टेनेबल रास्ता है कि हम ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे प्रोसीजर्स पे काम करें कि हम सही ढंग से टीडीएस काट रहे हैं, टीडीएस रिटर्न्स जमा करा रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज़ चैरिटेबल हैं, हम कैश पेमेंट्स, मेजर कैश पेमेंट्स बियॉन्ड थ्रेशहोल्ड लिमिट्स हम नहीं करते हैं, हम प्रॉपर बैंकिंग चैनल के साथ ही करते हैं, हमारे 12AB/80G के रजिस्ट्रेशंस बने हुए हैं, हम इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने को लेकर, टैक्स ऑडिट को लेकर, समय पर ऑडिट रिपोर्ट्स फाइल करने को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, हम रिलेटेड पार्टीज़ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट नहीं पहुंचा रहे हैं। इन सब बिंदुओं का ध्यान रखकर ही आप हमेशा के लिए अपने चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को चला सकते हैं। और इस वीडियो से इन सारे पॉइंट्स को एंश्योर करने में आपको मदद मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के सब्जेक्ट पर ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।